हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केनरा बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इस बात के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि केनरा बैंक किस तरीके का बैंक है और क्या आपको आज के डेट में केनरा बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, काफी सारे लोगों का मेरे पास में कमेंट आता है। लोग ये बोलते हैं कि सर ये बताइए हम कैसे जाने कि हमारा जो सेविंग्स अकाउंट्स है वो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मोबाइल बैंकिंग आप इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल बैंकिंग में प्रोफाइल सेक्शन में जब आप जाइएगा तो वहां पर या तो एसबी अकाउंट लिखा होगा या फिर सेविंग्स फंड जनरल अकाउंट लिखा होगा। अगर ये भी नहीं लिखा है तो वहां पर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट लिखा होगा। देखिए, मेरा तो अकाउंट जो है वो केनरा बैंक में तो नहीं है, लेकिन अगर इन तीनों पॉइंट्स में से कोई भी एक चीज लिखा है, जैसे कि अगर एसबी अकाउंट लिखा है या फिर यहाँ पर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट लिखा है या फिर यहाँ पर सेविंग्स फंड जनरल अकाउंट लिखा है, तो आप ये समझ लो कि ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स है। दूसरी बात भाई, यहाँ पर अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आज के डेट में आपको यहाँ पर रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज और अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। हालांकि अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, क्योंकि केनरा बैंक ने अपने सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल पूरी तरीके से नील कर दिया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हो तो आपको इतना ही कैश डिपॉजिट करना पड़ता है अकाउंट ओपन करते समय, और अकाउंट ओपन करने के लिए आपका मिनिमम जो एज है वो 10 ईयर्स होना चाहिए। हालांकि अगर आपका एज जो है वो 10 ईयर्स होता है तो इस केस में आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है। डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा भाई, ये तो आप सभी लोगों को पता है कि केनरा बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और ये बैंक DICC से इंश्योर है। तो यहां पर आप इस बैंक पर भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके। यहां पर आपका पैसा 100 और 1% सुरक्षित होता है। भविष्य में कभी भी केनरा बैंक अगर डूब जाता है तो इस केस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है तो डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है केनरा बैंक के साथ में। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि केनरा बैंक अपने सभी सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को आज के डेट में 2.55% से लेकर के 4% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अलावा भाई, इस बैंक में आपको यूपीआई का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज कर सकते हैं। पर डे आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस होता है वो भाई काफी ज्यादा शानदार होता है। हालांकि यहाँ पर आपको एडवांस लेवल का फीचर्स तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट बैंकों को देख करके चलें तो यहाँ पर भाई तीसरे या फिर चौथे नंबर पर केनरा बैंक का ही मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस है, क्योंकि इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में अच्छा खासा रेटिंग है। और भाई, ये समय समय पर डिस्काउंट, कैशबैक वगैरह अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते रहते हैं। ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट डालते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप केनरा बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर भाई आपको 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब अगर आप यहाँ पर एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 22 पैसे पर SMS अलर्ट के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर केनरा बैंक ने बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं लगाया है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा भाई, अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप इस अकाउंट्स को भविष्य में कभी क्लोज करवाते हो तो अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के बाद में और 1 साल के अंदर अगर आप इस अकाउंट्स को बंद करवाते हो तो फिर यहाँ पर आपको 200 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप 1 साल के बाद में अकाउंट बंद करवाते हो तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, ECS के ऊपर 300 रुपए से लेकर के 2000 रुपए प्लस GST तक आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट के ऊपर कितना ECS लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चार्जेस देना पड़ता है। मान लो यहाँ पर आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया हुआ है या फिर कोई गाड़ी खरीदी हुई है और उसका आपने EMI बनवाया हुआ है, और मान लो उस EMI का जो पेमेंट है वो डेबिट नहीं हो पाता है आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से, तो फिर इस केस में आपको ECS रिटर्न चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट के ऊपर कितना ECS है,
उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चार्जेस देना पड़ता है। ये मैंने आपको मैक्सिमम चार्जेस बताया है, यानी कि 300 रुपए से लेकर के आपको 2000 रुपए तक का चार्जेस देना पड़ता है। दूसरी बात भाई, यहाँ पर अगर आप अपने अकाउंट्स के ऊपर मोबाइल नंबर चेंज करवाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक महीने में 50,000 रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस 50,000 रुपए में 3 ट्रांजेक्शन ही होना चाहिए, यानी कि एक महीने में आप 3 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते फ्री ऑफ कॉस्ट में, और 50,000 रुपए से अधिक का आप अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको यहाँ पर 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है, और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी, मैक्सिमम आपको 5000 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि एक महीने में आप 5 बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में निकाल सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर अगर आप ब्रांच के जरिए आरटीजीएस या फिर एनईएफटी करते हो तो यहाँ पर आपको आरटीजीएस के ऊपर मैक्सिमम 49 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, और एनईएफटी के ऊपर मैक्सिमम 24 रुपए 75 पैसे प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस देना पड़ता है। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप एनईएफटी ऑनलाइन करते हो तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी अगर हम आईएमपीएस को लेकर के बात करें तो भाई आईएमपीएस के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई इस अकाउंट्स के ऊपर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितना मर्जी चाहे उतना करो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात भाई, अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई केनरा बैंक आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। अब वो रुपए भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है। अब यहाँ पर भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, और यहाँ पर रिप्लेसमेंट फीस 150 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से 75,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हैं और 2 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बाकी अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली 6 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, यानी कि 6 बार आप चाहे तो पैसे निकालो, चाहे तो आप बैंक बैलेंस इंक्वायरी करो, 6 ट्रांजेक्शंस मंथली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पर आप 8 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, और अगर आप बैंकिंग स्टाफ हैं यानी कि केनरा बैंक के स्टाफ हैं तो फिर इस केस में आप 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इनके ओन बैंक के एटीएम से कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 20 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और वहीं पर भाई दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और मेट्रो सिटी से आप मंथली 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब दोस्तों ये तो था रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स का सर्विस चार्जेस। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि भाई इनके कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है। तो देखो भाई ये एक गवर्नमेंट बैंक है, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि भाई इनके कर्मचारियों का व्यवहार किस तरीके का होता है। यहाँ पर भाई केनरा बैंक में भी आज के डेट में 100% में से सिर्फ 50% ही कर्मचारी ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो कस्टमर्स के साथ में काफी अच्छा रिस्पांस करते हैं। बाकी 50% कर्मचारी आपको अच्छे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसा हर एक ब्रांच में नहीं होता है, कोई कोई ऐसा ब्रांच होता है जहां पर कर्मचारी काम करना नहीं चाहते, कर्मचारी काम करते नहीं है, कस्टमर्स का बात नहीं सुनते हैं, तो उसी ब्रांच में काफी सारी दिक्कत होती है कस्टमर्स को। बाकी सभी ब्रांच में इस तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। मैं आप लोग को बता दूं भाई यहाँ पर मेरे पास में 2-3 ब्रांच है, एक कांगेयम में भी है, यहाँ पर जहां पर मैं रह रहा हूं यहाँ पर भी है, साथ ही साथ मेरे गांव में भी है, और दोनों ही ब्रांच में कर्मचारी काफी अच्छा वर्क करते हैं, काफी अच्छा कस्टमर्स के साथ में रिस्पांस करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि सभी ब्रांचों में इस तरीके के कर्मचारी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ब्रांच ऐसे हैं जहां पर कर्मचारी आज के डेट में भी लापरवाह हैं और यहाँ पर कस्टमर्स का बात नहीं सुनते हैं।
तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था केनरा बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। अब यहाँ पर आप डिसाइड करिए कि सेविंग्स अकाउंट आप ओपन करवाना चाहते हैं इस बैंक में या फिर नहीं ओपन करवाना चाहते हैं। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।